हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ईयर की जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है हमारी, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो है हम अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला जो है वो पोर्शन चल रहा था। उसके अंदर जो हमने करीब करीब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग सारा पोर्शन देख लिया था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है एक टॉपिक जो यहाँ से रह जाता है वो पिछले जो है उसके अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो था उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला पोर्शन भी देख लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, क्योंकि नॉर्मली तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आप जानते हैं 3 टाइप्स के मैग्नेटिक होते हैं, है ना। प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक, और लोहा चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट, इनके बारे में वैसे तो आपके थोड़ा बहुत दे रखा है पोर्शन, लेकिन उस पोर्शन को मैं यहाँ नहीं लूंगा, क्योंकि हम जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो वहाँ उसको डिटेल से हम आराम से पढ़ेंगे, या छोटी छोटी चीज़ें लिखने की बार बार अपने को जरूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत आप वैसे भी जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि वहाँ पे आपके चुंबकीय सेसिल्य वक्र यानी कि जो हिस्टेरेसिस कर्व है वो आपके वहाँ पे नहीं है, तो वो सिर्फ उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, उन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम चुंबकीय सेसिल्य वक्र बनाते हैं, ठीक है। तो वो चुंबकीय सेसिल्य वक्र जो है यानी कि हिस्टेरेसिस जो कर्व है उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। खाली उस चीज़ की बात करें, बाकी उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है ना, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, इनकी थ्योरी जो है, लेंजविन थ्योरी वगैरह, वो सारी की सारी जो है डोमेन इफेक्ट, जो डोमेन फील्ड वगैरह जो बनते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम वहाँ पे एक बार डिटेल से देखेंगे ना, तो उसको एक बार वहीं पढ़ लेंगे, या बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं एक सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे चुंबकीय सेसिल्य वक्र जो है उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से जो है इससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चुंबक की जो सेसिल्य वक्र है वहाँ से क्या आएगा, थ्योरेटिकल जो है वो क्वेश्चन आएगा ना। तो मैग्नेटिक ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व। अरे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व होता क्या है, ठीक। तो इसको समझिए कि हम क्या करते हैं, एक हमारे पास कोई सब्सटेंट है, उस पर हम क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या रखा है, एक सब्सटेंट रखा है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंट हो गया, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंट मीन्स कि कौन सा होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। कौन सा होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। उसमें हमने क्या लगा दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, जिसे हम एच से, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिस फील्ड में हम रखते हैं, है ना, जिस फील्ड में हम रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसमें क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें क्या होगा, ये खुद मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइज होने पर जो इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह सकते हैं वो कितनी होगी, मान लीजिए बी होगी। तो हम इन दोनों के बीच में क्या बनाना, ग्राफ बनाना। तो इस एच और बी के बीच में, है ना, या इसको क्या कह सकते हैं, बी एच कर्व, क्या बोलते हैं, बी एच कर्व। बी एच कर्व मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या बनाना है, फेरोमैग्नेट के लिए, ठीक है ना, फेरोमैग्नेट सब्सटेंट, है ना, फेरोमैग्नेटिक जो हमारा सब्सटेंट है उसके लिए हमें क्या बनाना है, ये कर्व बनाना है। इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व यानी कि चुंबकीय सेसिल्य कर्व। इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस पे जो है मैंने बी ले लिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या लिया है, बी, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, एच लिया है, ठीक है। तो इनिशियल केस के अंदर जब आपके पास कोई फील्ड नहीं लगाते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, क्योंकि सारे के सारे जो डोमेन है ना, सारे के सारे इस फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंट है इसके डोमेन है वो क्या होते हैं, वो रैंडमली अलाइन रहते हैं। तो कुल मिला के उनका इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो कितना रहता है, 0 मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप एच की वैल्यू बढ़ाते हैं, है ना, जैसे जैसे इस पर क्या लगाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो किस में आता है, टेस्ला में, और इसको किस में लेते हैं, एम्पियर मीटर में, ठीक है। तो एम्पियर पर मीटर में, एम्पियर पर मीटर में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है हम जैसे जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो डोमेन होंगे इसके, वो डोमेन क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन होते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तो अलाइन होंगे तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका 0 नहीं रखे, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी। तो जब उसको आप इस तरह से बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह का, ठीक है, यहाँ आप पहुँच जाते हैं, और ये पॉइंट कौन सा आपका, ए पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे डोमेन अलाइन होते जाते हैं वैसे वैसे आप क्या पहुँचते हैं, इस ए पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसके आगे
ठीक है। इसके आगे मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाते हैं, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को और बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद सारे के सारे जो डोमेन है इस जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके सारे के सारे जो डोमेन थे वो क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम जितना मैग्नेटाइजिंग इसमें होना था, मैग्नेटाइजेशन होना था, वो सारा का सारा हो चुका है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे भी कोई आगे ये जो है इसमें बी के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, बी के वैल्यू में कोई जो है वो वैल्यू नहीं बढ़ती। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, सेचुरेशन हो गया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय संतृप्तता यानी कि मैग्नेटिक सेचुरेशन। ये कौन सा पॉइंट है, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक सेचुरेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला मैग्नेटिक सेचुरेशन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो चुंबकीय संतृप्तता हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वापस इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जब आप कम करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा इस ग्राफ को मैं इसको जब आप कम करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके इस बी की वैल्यू में भी क्या होगा, चेंजेज आएगा। ठीक है, बी की वैल्यू में भी क्या होगा, चेंजेज आएगा। लेकिन आप ये देखते हैं कि जब इस बी की वैल्यू में चेंजेज आता है, एच आपने जीरो कर दिया उसके बावजूद भी, ठीक है, जब आपने एच को जीरो कर दिया उसके बावजूद भी क्या होगा कि ये जो बी है ये जीरो नहीं होता है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, एक चुंबक के पास आप क्या करें, एक कील रख दीजिए, है ना, मैग्नेट के पास कील रखिए, कील रख के उसके बाद में क्या होगा, थोड़ी देर उसको पड़ी रहने दीजिए, फिर उसको हटा लीजिए, क्या होगा, जो आपकी कील है वो खुद क्या बन गई, खुद चुंबक बन जाती है, वो खुद आपका, क्योंकि उसके अंदर डोमेन जो है वो कंप्लीटली अलाइन जीरो पे नहीं हो पाते हो ना, जो उनका पहले जो अलाइनमेंट रैंडम था और कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड जीरो दे रहा था, अब जब आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और रख के जब मैग्नेटिक फील्ड वापस हटा लिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा लिया है, उसके बावजूद भी क्या होगा, उसमें कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अभी भी उसमें अलाइन रहते हैं एक डायरेक्शन में, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसका जीरो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इस पॉइंट के ऊपर जो है इसे कहते हैं अवशेष चुंबकत्व। क्या कहेंगे इसे, अवशेष चुंबकत्व हिंदी में, और इंग्लिश में अगर कहेंगे तो कहेंगे रेंटिविटी, है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा उसका हो जाएगा रेंटिविटी। रेटेंटिविटी है ना, रेटेंटिविटी है ना, रेटेंटिविटी यानी कि अवशेष चुंबकत्व। अवशेष मतलब अब अवशेष जीरो होने पे, एच जीरो होने के बाद भी क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है इसकी बी की जो है वैल्यू बच जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटेंटिविटी। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो अपना मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एच, उसको उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं। उल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस बार एस इसको किया, एन किसको किया, ऐसे किया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। यानी कि क्या किया हमने, भाई ये कैसे करते हैं, आप क्या करोगे, एक परिनालिका लोगे, यानी कि एक सोलेनोइड लोगे, सोलेनोइड के अंदर क्या रख दोगे, ये मैग्नेटिक, ये जो है अपना ये रख दोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब सोलेनोइड में क्या किया आपने, करंट फ्लो करी, करंट फ्लो करने से एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे एच की वैल्यू बढ़ेगी, एच की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू इस तरह से बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब यहाँ पहुंच गए इसके बाद में उस परिनालिका में, है ना, उस जो आपके पास परिनालिका, यानी कि अभी मैंने बोला था ना वर्ड सोलेनोइड, है ना, कई बार ये मिक्सिंग होता है हिंदी इंग्लिश में, तो वर्ड का जो है वो हो जाता है। तो सोलेनोइड जो है, उस सोलेनोइड में क्या हुआ कि आपने उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर दी, तो जैसे ही उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर दी तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। ठीक है, तो अब वो चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, अब क्योंकि ऑलरेडी उस एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, अब आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपने लगाया तो क्या होगा, जो डोमेन जो आपके पास डोमेन थे वो डोमेन क्या होंगे, इसकी तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे आप देखते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, है ना। यहाँ से क्या हो गया कि आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब फिर से आप क्या करते हैं, और ज़्यादा इसको मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा लगाते हैं तो ये कुछ इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंच गया, इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया। इस वाले पॉइंट पे जब पहुंचता है, ये थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी अगर आप इस मैग्नेटिक इस एच को जो है और नेगेटिव में करते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, ये नेगेटिव में या फिर आगे नहीं बढ़ पाता। बी की जो वैल्यू थी आपके पहले इस डायरेक्शन में थी, अब किस में हो रही, इस डायरेक्शन में चलती है, और यहाँ जाके मैक्सिमम पॉइंट पे आता है, वही क्या हो गया, मैग्नेटिक सेचुरेशन। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिक सेचुरेशन। अब क्या करते हैं, अब फिर से अगर आप
फिर से पहले वाले डायरेक्शन में एच लगाते हैं, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, तो क्या होता है यहाँ से फिर ये ऐसे चलेगा और यहाँ आके क्या हो जाएगा 0B, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, फिर और इसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाते हैं तो क्या होता है ये इस तरह से यहाँ पहुँच जाता है, इसी पॉइंट पे, है ना, कहाँ पे, जो आपका इनिशियल पॉइंट था इसी पॉइंट पे ये ऐसे पहुँच जाता है, ठीक है। ये कर्व इस तरह का बनता है आपका, ठीक है। तो A B C D स्मॉल में ना D E F और वापिस A, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, ये इक्वेशन मिलती है। इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले फील्ड को, ये जो हमने फील्ड लगाया है यहाँ पे, ये वाला फील्ड किसके बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ आके इसने क्या कर दिया B को 0, तो इसको बोलते हैं करेक्टिव, है ना, इसको क्या बोलते हैं करेक्टिविटी। करेक्टिविटी का मतलब होता है निग्राहिता, इसे क्या बोलते हैं करेक्टिविटी। इस पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा करेक्टिविटी, तो ये हो जाएगा कोरेक्टिविटी, यानी कि निग्राहिता। निग्राहिता, अवशेष चुंबकत्व और चुंबकीय सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब संतृप्तता, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें मिलेंगे। वापस वही यहाँ पे चुंबकीय संतृप्तता, रेंटेटिविटी और देन उसके बाद में ये क्या हो गया, यहाँ पे फिर से करेक्टिविटी और फिर वापस हमारे मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, ये कुल मिला के ग्राफ मिलता है जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। अब आप देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से, वापस ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, बस ये इस तरह से होता है। तो इसका मतलब ये जो क्लोज कर्व बन रहा है ना, ये क्लोज जो कर्व बन रहा है, इस क्लोज कर्व को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए इसे बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्रीय वक्र, यानी कि मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। अब ये हम क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तो आपको देखो, अब नॉर्मली अगर मैं देखूं तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है चुंबकीय, जो आपके पास BH वक्र है, ये शो करता है कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है जिसके लिए इसका एरिया सबसे कम होगा, वो मैग्नेट बनाने के लिए सबसे उपयोगी चीज होगी, ठीक है। क्या होगा, जिसके लिए ये जो एरिया होता है उसका कम होगा। जैसे आप मान लीजिए नर्म लोहा, है ना, जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉफ्ट आयरन के लिए, जैसे मान लीजिए मैं बना देता हूँ एक और ग्राफ इधर, और स्टील, इन दोनों को देखते हैं ना। ये किसके लिए है, यह है सॉफ्ट आयरन के लिए। और अगर मान लीजिए स्टील की बात करें तो स्टील के लिए जो वक्र बनता है वो इस तरह का बनता है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये स्टील के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है, ये मान लीजिए A1 है जो अपन इसको बोल रहे हैं, और ये A2 है किसके लिए, स्टील के लिए। तो जो A1 का एरिया है वो लेस देन है किससे, A2 के लिए। A1 का एरिया जो है वो है लेस देन A2 के एरिया से। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है, एरिया जो होता है हमारा इसका क्या बोलते हैं जो अपना हिस्टेरेसिस जो वक्र है, ठीक है, ये शो करता है, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, यानी कि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा हो रहा है, जबकि इसमें हिस्टेरेसिस, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और सॉफ्ट आयरन का क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो क्या है, कम है। जिसका जितना कम एरिया उसका उतना ही हिस्टेरेसिस लॉस है वो कम होगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस अगर कम होगा तो उसको मैग्नेट बनाने के लिए, है ना, उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। क्या होगा, उतनी ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकल क्या पूछेंगे, एक तो क्वेश्चन यहाँ से, एक तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हिस्टेरेसिस लॉस, यानी कि जो इसका एरिया है, वो एरिया अगर मान लीजिए आपको कोई मैग्नेट बनाना है ना, कोई भी जो आपको सब्सटेंस है उसको मैग्नेट बनाना है, तो मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन में आ गया हिस्टेरेसिस जो लॉस है वो कम होना चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस मैक्सिमम होना चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस पर निर्भर नहीं करता, और ए बी और दोनों, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी जो सब्सटेंस है उसको अगर मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए उसका एरिया क्या होना चाहिए, हिस्टेरेसिस वक्र का या कर्व का एरिया जो है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए या कम होना चाहिए। एरिया कम होना चाहिए, इसका मतलब लॉस भी क्या होगा, उसका कम होगा, और हिस्टेरेसिस लॉस अगर कम होगा तो उसको मैग्नेट आसानी से बनाई जा सकती है, ठीक है। फिर इन पे क्वेश्चन, ये जो करेक्टिविटी है, रेटेंटिविटी है और मैग्नेटिक सैचुरेशन है, इन पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इन पे कैसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन, कि
कि किसी भी जो मैग्नेट है उस सॉरी कि कोई भी सब्सटेंस उसको अगर मैग्नेट बनाना है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस उसको मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि उसकी जो ये रेटेंटिविटी है ना, रेटेंटिविटी वो क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। रेटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, देखो आप इसमें रेटेंटिविटी कितनी है, इससे आप देख लीजिए, रेटेंटिविटी ज़्यादा है ना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, रेटेंटिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, जिसको क्या बोलते हैं अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता, है ना, हिंदी में कहेंगे तो, है ना। तो ये क्या हो गया, रेटेंटिविटी जो है वो क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए या मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम उसकी क्या होनी चाहिए, या फिर हाई लिख देते, वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हिंदी में कहेंगे तो धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व, वो क्या होना चाहिए, उसका ज़्यादा होना चाहिए। फिर दूसरा आगे इस पे आते हैं करेक्टिविटी यानी कि निग्राहिता, निग्राहिता होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, अब आप देखो यहाँ से स्टील के लिए यहाँ आ रहा है और इसके लिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो स्टील की बजाय इसके लिए सॉफ्ट आयरन के लिए क्या आ रही है, निग्राहिता कम, निग्राहिता मतलब करेक्टिविटी जो इन अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा के निकालते हैं, ठीक है। जो करेक्टिविटी है, करेक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, करेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अगला है सेथिल्य हास, सेथिल्य हास का मतलब है कि ये जो है हिस्टेरेसिस लॉस है वो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए इसका, कम होना चाहिए, ठीक है। तो रेसिस लॉस जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, एरिया लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व वो क्या होना चाहिए, वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ये बनाया जा सकता है। और इस पे ये जो चीज़ है, इस पे जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम लोग उसमें कन्फ्यूजन होके और इसको छोड़ के आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पढ़ते ही नहीं है ना, और इसको इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में रह जाते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आप देखोगे पेपर में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब तो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अभी मैंने पिछले कुछ एग्जामों में से देखा है, तो वहाँ डायोड से इनसे जो है ना, जो हमारा सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है उससे बहुत मतलब कि डिप्लेशन लेयर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कैसे क्या होगा, वो हम सब पढ़ेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। वैसे ही क्या है कि जो ये हिस्टेरेसिस कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सब्सटेंस के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो इसलिए मैंने आपको इसको अलग से पढ़ाया है, ठीक है। और इसको आपको दिमाग में सारे के सारे वर्ड हैं वो दिमाग में रखना है, किसके लिए हाई किसके लिए लो होना चाहिए। और इस एक डायग्राम अगर आपको ये याद रहेगा, सॉफ्ट के लिए ये होता है, स्टील के लिए होता है, सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट आयरन जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन जब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो क्यों किया जाता है, तो उसको आप इससे देख सकते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, मैग्नेटिक सैचुरेशन, उसके बाद में रेंटेटिविटी, करेक्टिविटी, करेक्टिविटी, और देन उसके बाद में हिस्टेरेसिस लॉस। ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, ये एरिया जो होना चाहिए इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, थ्योरेटिकल टॉपिक था कंप्लीटली जो हमने देखा है। और बाकी जो है इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत बनते हैं, जैसे कि क्यूरी लॉ हो गया, क्यूरी वाइस लॉ हो गया, वो सारे के सारे हम कहाँ देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो आपका उसका लास्ट टॉपिक रहेगा अपने उसके अंदर दे रखा होगा, तो वो हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ रहने वाला है वो है करीब करीब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो अपना स्टार्ट होगा आज, ठीक है। क्या स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्योंकि देखो अभी तक हमने वहाँ पे भी दो पार्ट पढ़े थे जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, जबकि आपके पास क्या है कि स्टेडी चार्ज है, यानी कि चार्ज जब है वो स्टेबल है तो क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वैसे ही जब आपके पास करंट जो है ना, करंट की वैल्यू में जब कोई चेंज नहीं करते, हमने तो क्या देखा, हर चीज़ में करंट हमने आई फिक्स कर दिया। करंट जब आई फिक्स कर दिया तो उसके बाद के अंदर क्या हुआ, करंट जब आई फिक्स कर दिया देन उसके बाद में हमारे पास जो भी इक्वेशंस हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बनती है वो क्या उनसे बनती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। अब अगर मान लीजिए करंट चेंज हो रही है ना, तो करंट चेंज हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ चार्ज में अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे भी क्या है कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, किसी भी क्लोज पाथ से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उस जो आपका सर्किट है उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। वो ईएमएफ जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि एक उसमें करंट फ्लो करने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना का हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब हम
एक पर्टिकुलर एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो जब चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम डेफिनेशन लेते हैं किसकी, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है उसमें देखिए, जैसे हमने वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी एरिया में से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। वैसे ही यहाँ से अगर हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास कोई एक एरिया है इस तरह से, ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइन निकल रही है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोई स्मॉल एरिया लेता हूँ डी ए, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक स्मॉल एरिया लिया डी ए, तो इस स्मॉल एरिया डी ए और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, मान लीजिए बी मैग्नेटिक आपके फील्ड है, तो जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम होगा, इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, या फिर उस एरिया के लिए डिफाइन करेंगे तो डी फाई एम, ठीक है, एलिमेंट ले रहे हैं हम, तो डी फाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए। ये हमारे पास एरिया एलिमेंट जो है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है किसी फ्लक्स की, किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे इस पूरे एरिया के लिए निकालना है, ठीक है, होल स्पेस के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कर देंगे। कौन सा इंटीग्रल होगा, एरिया इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज लूप के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या होगा, क्लोज पाथ के लिए होगा। ठीक है, तो एरिया इंटीग्रल हम कर देंगे क्लोज पाथ के लिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बी इंटीग्रल, ये अगर मान लीजिए क्या है, पूरा एरिया इसका ए है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बी डॉट ए कर सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बी ए कोस थीटा। अगर मान लीजिए बी और इसके बीच में ये जो हम एरिया ले रहे हैं, मान लीजिए कोई हमने इस तरह से एरिया लिया है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये बी इस डायरेक्शन में है, एरिया की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना दोनों के बीच में, थीटा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, बी डी ए कोस थीटा। अब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस ले लेंगे। ठीक है, क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम का केस, यहां से कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फाई एम, है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब फाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए, क्योंकि कोस थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस 0 इक्वल टू, है ना, कोस 0 इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा, बी ए, यानी कि ये क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। ठीक है, क्या हुआ, फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका एरिया है दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, कोस 90 कितना होता है, 0, तो जो फाई एम आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसको फाई को यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को वैसे अगर आप थ्योरेटिकली देखना चाहें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि एक एरिया में से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी भी एरिया में जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि हम क्या करेंगे, गाउस का जो लॉ है उसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। गाउस लॉ जो है आपने एक तो हमने कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर ना, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कह रहा था कि जो आपका फ्लक्स होता है उस फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है ना, पढ़ा था ना, कि जो आपका फ्लक्स होता है कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी चार्ज के चारों तरफ अगर उसको क्लोज का जो आपका इमेजनरी एक कर्व है उसमें आप अगर उसको बांध देते हैं, है ना, बांध देते मतलब कि उसको परिसंचरण कर लेते हैं उसको, या उसको क्या करते हैं, एनक्लोज कर लेते हैं, तो एनक्लोज करने के बाद क्या होगा कि उसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। वैसे यहाँ पे जो है हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज पाथ आप ले लेते हैं, है ना, कोई क्लोज एरिया आपने ले लिया है किसी भी जो आपके पास मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके लिए, तो अगर क्लोज पाथ अगर आप ले लेते हैं तो क्लोज पाथ में जो आपका निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। क्यों, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं तो वहाँ क्या है, आपके पास मोनोपोल होते हैं। क्या होते हैं, मोनोपोल। Q प्लस हो सकता है,
Q माइनस हो सकता है, सिंगल हो सकता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि जो फील्ड लाइन है उसमें क्या होगा, हमने देखा था N और S दोनों होंगे, ठीक है। तो एक तरफ से अगर मान लीजिए फील्ड लाइन में इस तरह से है, इस तरह से है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी क्लोज पाथ लेते हैं तो एक तरफ लाइन अंदर जा रही है तो दूसरी तरफ क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। और नॉर्मली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी बात करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए Q यहाँ पड़ा है चार्ज, तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फील्ड लाइन बाहर की ओर जा रही है, या माइनस Q है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड लाइन क्या होती है, अंदर की आ रही है, जब तक कि यहाँ कोई डाइपोल नहीं हो, ठीक है। जैसे ही यहाँ आप डाइपोल रख देते हैं तो क्या होगा, जो फील्ड लाइन अंदर जा रही है वो क्या होगी, वही बाहर आएंगी, उतनी ही अंदर आएंगी और उतनी क्या हो रही है, बाहर जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स है आपका, ठीक है, यहाँ जो फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वो कितना हो गया, जीरो। पर उस केस में जब आपके पास इस क्लोज जो सरफेस है, इस सरफेस में चार्ज कितना हो, नेट चार्ज जीरो हो, तो कितना होगा, फ्लक्स भी जीरो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहता ही डाइपोल की फॉर्म में है, कभी भी मोनोपोल की फॉर्म में रह ही नहीं सकता। तो रह ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा, गाउस के नियम से यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो क्लोज पाथ के लिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, वो फ्लक्स हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ क्या हो जाएगा कि अगर आप इसका फ्लक्स का, है ना, अगर आप फ्लक्स का इंटीग्रल करते हैं, कौन सा इंटीग्रल करते हैं, या फिर क्या देते हैं, टोटल फ्लक्स एक निकालते हैं ना, तो टोटल फ्लक्स अगर आप निकालते हैं फाई m, ठीक है, किसी क्लोज पाथ के लिए, ठीक है, किसी क्लोज पाथ के लिए, तो वो क्लोज पाथ के लिए जो निकालेंगे वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपके पास जीरो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले में जो अभी हमने फ्लक्स निकाला था, वहां पे मैंने आपको इस तरह से लिखाया था, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ एरिया इंटीग्रल कर लीजिए ना, उसको क्लोज मत करना, क्योंकि क्लोज के लिए क्या आएगा, जीरो, वहां पे मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी एरिया के लिए हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि अगर क्लोज एरिया लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, तो क्लोज एरिया लेंगे तो उसके लिए जो है आपको ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी ऑलवेज आपके लिए जीरो, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा है गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको आप कंपेयर करना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, ये था क्लोज पाथ, वहीं पर भी वही क्लोज पाथ था और इस तरह से डिफाइन किया था, और वो किसके बराबर था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q को क्या कहता है, Q एनक्लोज, है ना, जो हम फील्ड, जो हम एरिया ले रहे हैं उससे कितना एनक्लोज है ये, ठीक है। तो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे हमने डिफाइन किया था, और वो यहाँ क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि यहाँ क्या है, मोनोपोल रह सकता है लेकिन यहाँ मोनोपोल नहीं रहता है। तो इसका मतलब जब आप इसका डाइवर्जेंस करते हैं तो डाइवर्जेंस B, ये तो क्या है इसकी गाउस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म देख लीजिए, है ना, इसको आगे फॉर्म कर देता हूँ। डिफरेंशियल फॉर्म के लिए क्या करें, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से, कि एरिया इंटीग्रल है तो उसको किस में कर सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, डाइवर्जेंस B dV इज इक्वल टू जीरो, और dV क्या होगा, dV इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये जो आपका डाइवर्जेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस B, किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होने का मतलब है कि वहां पे अगर आप क्लोज एरिया लेते हो तो उसके अंदर टोटल जो नंबर फ्लक्स है वो कितना है, फ्लक्स आने वाले फील्ड लाइन जाने वाली फील्ड लाइंस के इक्वल है, तो कुल मिला के फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। ये हमारा टोटल मिला के जो है यहाँ से कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल फॉर्म कौन सी है ये, और डिफरेंशियल फॉर्म कौन सी है ये। जैसे वहां पे क्या था, इंटीग्रल फॉर्म क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, डी इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी, डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास जो है, हम साथ साथ में क्या है, कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये भी चार्ज की वजह से ही है, लेकिन वो स्टेबल चार्ज की वजह से था, ये किसकी वजह से है, ये मूवेबल चार्ज की वजह से, बस इतना सा डिफरेंस है। इसलिए क्या है, आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारी सिमेट्री है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा दिमाग खुला करके इनको आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेराडे लॉ और लेंज लॉ है, उसको देखते हैं।
तो अभी तक जो है हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस इंडक्शन में फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो फ्लक्स के बाद में जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था, वहाँ पे दो इक्वेशन बनती है, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन से वो भी क्या इन्हीं से बनती है ना, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उनसे जो है वो मैक्सवेल की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आपको, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ये डेफिनेशन लिखी थी फ्लक्स की, है ना। फ्लक्स क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इक्वेशन थी। और इसी को जब हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखा था, डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो फॉर्म लिखी थी इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मैक्सवेल ये फर्स्ट इक्वेशन। जो मैक्सवेल इक्वेशन है उस इक्वेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म और ये क्या है इसकी इंटीग्रल फॉर्म, या दिमाग में रखना आप लोग है। तो ये क्या है आपकी किससे इसको लिखा है, हमने लिखा है गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो गाउस लॉ था उससे हमने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी। इसी तरह से हमने जब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या डिफाइन किया था कि बी डॉट डी ए क्लोज के लिए कितना होता है 0, और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, ये है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। किससे हमने इसको डिराइव किया है, ये किया हमने गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ है उससे हमने इसको जो है डिराइव किया है। ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे आ गई, क्योंकि हम धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो फेराडे जो लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना, तो फेराडे और लेंज के जो नियम को मिला के जो हम इक्वेशन एक बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंशियल और दोनों इंटीग्रल फॉर्म में, वो क्या होगी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों आपको दिमाग में होनी चाहिए, है ना। नॉर्मली जब हम मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म की लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। दोनों इसलिए क्योंकि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए रो निकालना है और ई दिया है तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे, और अगर क्यू दिया है और ई निकालना तो इसको लेंगे, बी निकालना तो इस वाली फॉर्म को इक्वेशन करेंगे, ठीक है। और बी से अगर मान लीजिए फ्लक्स में कहीं और जाना तो उसके अंदर हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों इक्वेशन हो गई, आप लिख लेना इसके साथ साथ ये इसी तरह से ना। मैक्सवेल इक्वेशन हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे उनको जब हम कंडक्टिंग फील्ड में जाएंगे, कि कंडक्टिंग अगर सरफेस उसमें मीडियम में जा रहे हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन किस तरह से चेंज होंगी, ठीक है, किस तरह से वेव इक्वेशन बनती है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि वो जो आपका नॉर्मली ये जो पोर्शन रहता है ये पीजी का पोर्शन रहता है, ठीक है। तो पीजी के पोर्शन के कुछ इक्वेशन जो आपके डायरेक्टली पूछी जाती है वो मैं सारी आपको करवाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। अभी हम ये ध्यान रखें कि मैक्सवेल इक्वेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई है, सेकंड इक्वेशन कहाँ से आई है, प्लस इसकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म और इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं फेराडे लॉ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल आता है वो कौन सा आता है, फेराडे लॉ, क्योंकि वहां से हम जो है जो फ्लक्स में चेंजेस जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा फेराडे लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा फेराडे लॉ। तो फेराडे लॉ जो है अगर इसमें लिखेंगे तो फेराडे का नियम, हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा फेराडे का नियम, यानी कि फेराडेज लॉ। तो ये जो फेराडेज लॉ है ये लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब है कि कोई अगर क्लोज आपके पास सर्किट है, परिपथ है, उस परिपथ में आप क्या करते हैं, उस परिपथ से रिलेटेड अगर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम चेंज करते हैं तो उस सर्किट में क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और वो जो ईएमएफ जनरेट होता है, इस ईएमएफ को जनरेट होने की वजह से करंट फ्लो करती है, और उस करंट फ्लो करने का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये फिनोमिनम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंडक्शन क्यों, क्योंकि हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक में, इसलिए वो चीज हो रही है। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो वहां पे कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले अब ये जो ईएमएफ जनरेट होता है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ईएमएफ जो है उसको जनरेट होता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो वैल्यू किसने दी थी, इसके लिए जो नियम दिया था या रूल दिया था वो किसने दिया था, लो वो दिया था फेराडे ने। और फेराडे ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, है ना, इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो आपके ईएमएफ जनरेट होता है ना, ईएमएफ जो जनरेट होता है वो ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके इक्वल होगा। किसके होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो है टाइम के साथ जो चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फाई सॉरी ईएमएफ है ना, ईएमएफ को एप्सिलॉन से देंगे, तो जो एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल है, ये कहा था फेराडे ने,
कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल होगी, वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के सॉरी ईएमएफ के जो है उसके इक्वल होगी। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। तो ये दिया था किसने, फेराडे ने। कुछ लोग जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, लेकिन फेराडे ने नेगेटिव साइन का नहीं कहा था। फेराडे ने सिर्फ और सिर्फ इसकी किसकी बात की थी, इसकी वैल्यू की बात की थी। ठीक है, ये हो गया। ये फर्स्ट, एक तो फर्स्ट नियम क्या था, ईएमएफ जनरेट होगा। फेराडे के सेकंड नियम क्या था, मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें यूज करना है। और ये क्या है, फर्स्ट नियम इसका थ्योरेटिकल, सेकंड नियम में क्या था कि जो ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ जो है वो आपके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से कि इसको अगर हम यूज कर लें डायरेक्टली पॉजिटिव साइन के साथ तो क्या होगा, जो एनर्जी कंजर्वेशन लो है वो वॉइलेट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन जो लो है वो क्या होगा, वो संरक्षित, यानी कि एनर्जी जो आपकी ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती अगर हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ यूज कर लें। ठीक है, क्योंकि आप जब चेंज कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ लग रही है, फिर उसमें और एनर्जी जो है वो जनरेट, ईएमएफ जनरेट होने का मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि कुल मिला के जो है, कुल मिला के टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, चेंज हो, जो मतलब एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, लेकिन ये स्थानांतरित हो रही है वो भी पॉजिटिव, और हम जो एनर्जी वर्क कर रहे हैं वो भी क्या पॉजिटिव, दोनों मिलके टोटल जो एनर्जी में चेंज है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो जाता है। जबकि हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी में चेंज कितना होना चाहिए, टोटल मिला के जो चेंज इन एनर्जी होना चाहिए वो जीरो। तो इसके लिए फिर जो है किसने नियम लिया था, वो था हमारा लेंज का नियम। ठीक है, एक तो आपको ये पता है। फिर क्या था, लेंज जो थे उन्होंने, लेंज जो है उन्होंने एक अपना लो दिया था। लेंज लो ये कहता है कि ये जो ईएमएफ है, ठीक है, ये जो ईएमएफ है ये जब जनरेट होता है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उन कारणों का, यानी कि जो रीजंस है या कोज है, उन कोज का क्या करती है, अपोज करती है, जिनसे कि क्या हुआ, वो जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, लेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको क्या करेगी, वो उसका अपोज करेगी। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो नहीं चाहेगी कि जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, चेंज हो। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो रूल्स है वो इस तरह से बन जाता है कि माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी, ये आपका क्या बन गया, लेंज के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये लेंज लॉ से आया। ठीक है, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स कहाँ से आया, फेराडे लॉ से, और माइनस साइन कहाँ आया, वो आया लेंज के लॉ से। लेंज लॉ ने लेंज ने कहा था कि डायरेक्शन जो होगी किस तरह से होगी। देखो इसका दिमाग में बिठा के रखना लेंज का, क्योंकि जब आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी, है ना, जब आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी डायग्राम बना के, क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल, लेंज लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना मतलब कि वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको सर्किट में पूछा जाएगा, वहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। करंट की डायरेक्शन जो है ना, सर्किट जो देखे उसमें अगर आपको मैग्नेट आगे पीछे कर रहे हैं, जो भी मतलब जिस तरह की भी सिचुएशन वो पैदा करेंगे, उस सिचुएशन में ये कहा जाएगा कि आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है, और करंट की डायरेक्शन निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कई बार इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो कर जाओगे, लेकिन वो डायरेक्शन में अटक जाओगे। डायरेक्शन में अटक के फिर क्या होगा, दो तुक्के में से कोई एक तुक्का लगाओगे, तो भाई उसमें ऑप्शन में अगर जाओगे तो दो ऑप्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, लेकिन उनमें साइन प्लस और माइनस अलग अलग होगा। अब आप क्या करोगे, उसके अंदर से तुक्का लगाना पड़ेगा अगर ये नियम नहीं आता तो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो हर कोई निकाल लेगा, क्योंकि सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना एमएससी करने वाले सबको आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैं जब आपको सिचुएशन दूंगा उस सिचुएशन पे आप देखना किस तरह से इसको समझना जरूरी है। छोटा सा नियम है लेकिन बहुत टिपिकल नियम है ना, समझने के हिसाब से। तो चलिए, तो दोनों चीजें आपके पास आ गया। फेराडे लॉ से हमने इसको डिफाइन किया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट की, और लेंज लॉ से इसकी क्या करी, हमने डायरेक्शन ईएमएफ की जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो आपके 11th-12th में भी है, सीनियर सेकेंडरी में, लेकिन इससे आगे हम इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि जो आपको बीएससी में हेल्पफुल करे ना, जो यूजी वाला है उसमें से कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा वो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि अभी हमने जो जो हमारा एप्सिलॉन था, ये एप्सिलॉन किसके इक्वल आया था, माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी के इक्वल आया। ठीक है, अब यहाँ से इस ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हो, ये इसका मतलब क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। तो अब ये ई जो है इसको कैसे डिफाइन करते हो, तो इसको आप ऐसे डिफाइन करते हो कि ये होता है आपके पास ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करते हैं आप, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप लाइन इंटीग्रल करते हैं किसी क्लोज पाथ के लिए, क्योंकि सर्किट क्या होना चाहिए, बंद सर्किट होना चाहिए ना, क्लोज पाथ होना चाहिए, क्लोज सर्किट के लिए आप करते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये डी फाई एम किसके बराबर है, सॉरी ये किसके बराबर है, ये आपके पास है, ये भी क्लोज पाथ के लिए, सॉरी डी ए एरिया ना, तो डी ए इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डी ओवर डी टी। ठीक है,
अब एरिया जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, अगर मान लीजिए एरिया का जो फॉर्मूला इस तरह से है, या एरिया आप इस तरह से लेते हैं जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, और देन उसके बाद में ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन बन गई एक। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, एरिया इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एरिया इंटीग्रल में। किससे, स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास किसी क्लोज पाथ के लिए आपके पास लाइन इंटीग्रल है, किसी क्लोज पाथ में लाइन इंटीग्रल है, तो ये लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कर्ल ऑफ, ठीक है, कर्ल ऑफ ई और सॉरी लाइन इंटीग्रल है ना, कर्ल ऑफ ई, और किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एरिया इंटीग्रल के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो वहां से आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से इसको करूंगा तो ये हो गया मेरे पास कर्ल ई, ठीक है, कर्ल ई डी ए इंटीग्रल इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी डी ए। ठीक है, अब इधर से क्या होगा, इसको अंदर की तरफ लाओगे। ठीक है, डी इज नॉट इक्वल टू 0, भाई ऐसे करोगे। तो देखो मैं आपको मैथमेटिकली पूरा करके दिखा देता हूँ, हर बार आपको ये करना है, बाद में मैं 2-3 स्टेप छोड़ दूंगा। ठीक है, ये चीजें माइनस सॉरी प्लस इधर आएगा तो डी बी ओवर डी टी इक्वल टू 0। अब क्या होगा, डी ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी कि कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई प्लस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये है मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये और ये मिला के, ये जो दोनों इक्वेशन है, ये क्या है, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, ये क्या है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। दिमाग में आपको रखना है क्या है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म कौन सी है, ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, दोनों यूज आएंगे। ठीक है, आप इससे तो अच्छे से जानते हैं, वेल नोन है, लेकिन ये भी आपको दिमाग में रखनी है क्या है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि आप जब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिफरेंशियल है, इस तरह पे डिफरेंशिएशन है, तो दोनों मिला के क्या बन रहा है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन आ गई। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कहाँ से जनरेट करते हैं, कहाँ से डिराइव करते हैं, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है वो किससे जनरेट करते हैं, हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, यानी कि फेराडे लॉ से, है ना। अल्टीमेटली कहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा फेराडे लॉ से हमने स्टार्ट किया था, फेराडे प्लस लेंस, है ना, उससे स्टार्ट किया था, और हम कहाँ पहुंच गए, इस वाली इक्वेशन में इंटीग्रल फॉर्म में, और इस वाली में यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। डिफरेंशियल क्यों, क्योंकि देखो कर्ल का मतलब क्या है, कर्ल, ग्रेड और डाइवर्जेंस, तीनों क्या होती है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, जो भी आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास अल्टीमेटली तो डिफरेंशिएशन ही है। अब उसको हम क्रॉस में लेते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एक स्केलर के साथ लेते हैं, वेक्टर साथ लेते हैं, वो अलग एक अलग बात है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, थर्ड लॉ हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना। अच्छा, क्वेश्चन से पहले यहाँ से एक चीज और डिफाइन करते हैं कि हमने जब ईएमएफ ले लिया, तो ईएमएफ से आप करंट भी निकाल सकते हैं कि जो वो आपकी करंट जो होगी इसके अंदर ईएमएफ के बाद में, वो करंट कितनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से कि अच्छा हाँ, इसके साथ हो कि मान लीजिए आपके पास, है ना, अभी हमने ये फाइंड आउट किया था डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, ये किसके लिए किया था, ये उस चीज के लिए किया था जब आपके पास क्या है कि जब आपके पास जो कोयल है ना, जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे हैं, उस कोयल में एक फेरा हो, है ना, नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न उसमें n है, किसी भी कोयल जो आप यूज कर रहे हैं जिसमें आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न जो है उसमें वो अगर कैपिटल N है, तो क्या हो जाएगा, जो ये ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बस ये दिमाग में रखिए कि ईएमएफ कितना हो जाएगा, n टाइम है जो आपका ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है मुझे कि मुझे सपोज कर लीजिए उस सर्किट में, है ना, जो क्लोज सर्किट है, उस सर्किट के अंदर मुझे रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है और मुझे करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगी, तो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है,
तो इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो करंट क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू माइनस, या माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन अपॉन आर करेंगे तो क्या हो जाएगा एन अपॉन आर डी फाई एम ओवर डी टी। ये क्या हो गई मेरी करंट हो गई। ठीक है, आगे समझ में सीधा सीधा क्या करना है, सिर्फ आप, अच्छा माइनस साइन है तो इसको लग दिया, तो ये क्या हो गई आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि देखो करंट है तो इसका मतलब चार्ज भी होगा, इंड्यूस्ड चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिखिए आप इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे तो हम क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, वो यहाँ रख दीजिए। तो डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई एम ओवर डी टी, डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से फिर इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, ये Q कौन सा है, इंड्यूस वाला। ठीक है, ये इंटीग्रल हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, फाई 1 से फाई 2, जो भी आपका फ्लक्स में चेंज होगा उसमें, मान लीजिए फाई 1 से फाई 2 फ्लक्स हो जाता है तो वो हमने लिख दिया। देन उसके बाद में माइनस एन ओवर आर फाई एम, सॉरी फाई एम की जगह इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और लिमिट रख देंगे, तो फाई 2 माइनस फाई 1, और Q अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन आर फाई 1 माइनस फाई 2। ये क्या आ गया हमारे पास, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज, तीनों चीजें हमने निकाल ली। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये तीनों फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास एक, उसको ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1.6 एरिया दिया हुआ है, एक कैपिटल ए, 1.6 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 1.6 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 50 फेरों वाली एक कुंडली को 0.3 सेकंड में, है ना, तो 50 फेरे, तो n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 50। एक कोयल है जिसका एरिया कितना है, 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 50 है। देन उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उसको t इक्वल टू 0.3 सेकेंड, t इक्वल टू 0.3 सेकेंड में एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो आपको कितना दिया हुआ, b जो दिया हुआ वो दिया हुआ है इसके अंदर टेस्ला में 1.8 टेस्ला, कितना दिया, 1.8 टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। देन उसके बाद में रखा जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है ना, इसका मतलब कंडीशन भी दे दी कि इसका मतलब बी और ये, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू जो है वो कितना, एक सेकंड, अच्छा लंबवत रहे, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के लंबवत रहे, तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एरो भी इसको कैसे रखा है, ऐसे रखा, तो इसका मतलब ए भी कैसे ऐसे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा भी गिवन है। देन उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि यदि कुंडली का प्रतिरोध आर भी दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है कुंडली का, वो दिया है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम हो तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये पूछा है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये इस तरह से है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं कर देता हूँ। हिंदी में तो बोल दिया, इंग्लिश में क्या है कि आपको एक कोयल दी रखी है, उस कोयल का एरिया कितना है, ये है, टर्न कितने, नंबर ऑफ 50 है, टी सेकंड के लिए क्या करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, टी कितना है 0.3 सेकंड के लिए, और उसके बाद में क्या किया है, फील्ड कितना है 1.8, रेडियस आपको, सॉरी रेजिस्टेंस आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको फाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, फाई से, तो फाई एम कितना हो जाएगा, तो वो अपने आप में पढ़ा था। ठीक है, तो कितना हो गया, बी ए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, बी ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1.6। अच्छा, दूसरा इसको एम केस में लेना, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सीधी सीधी बात है, 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू, वो टेस्ला में ऑलरेडी है, तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेबर में आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 2.88 इंटू 10⁻⁴ वेबर।
ठीक है, फ्लक्स किस में निकालते हैं, वेबर में निकालते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट आप आराम से कर लेंगे। 1.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा फाई एम आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, निकालना क्या है मुझे, क्यू। तो क्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू के लिए अल्टीमेटली अगर फॉर्मूला वहाँ देखें तो उसमें क्या आता है, क्यू वाले फॉर्मूले में भाई एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा, फिर एप्सिलॉन से उसको सोल्व करेंगे ई से। ठीक है, ई अपॉन आर करके क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। ठीक है, आई से फिर हम उसको क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स तो हमारे पास है नहीं ना यहाँ पे भाई। देखो अगर सीधा सीधा उसमें जाए तो अगर 5 1 5 2 गिवन होता है ना, 5 1 5 2 गिवन होता तो अपन निकाल लेते हैं, लेकिन 5 1 5 2 यहाँ पे गिवन नहीं है। तो 5 1 5 2 गिवन नहीं तो हम क्या करें फिर से, अब आप चलिए ई में, तो ई क्या हो जाएगा माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी, डी फाइव एम अपॉन डी टी निकालेंगे। ठीक है, तो अब आज से देखिए यहाँ से डी फाइव एम यानी कि एन कितना है 50, डी फाइव एम जो हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, क्योंकि पहले कितना था 0, अब ये इतना हो गया। ठीक है, कितने टाइम में हुआ ये हुआ 0.3 सेकंड में। कितने सेकंड में हुआ 0.3 सेकंड में। डिवाइड कर लीजिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कितनी आती है। ये आएगी आपके पास -4.8 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। कितनी आएगी, है ना, करके देख लेना। क्या किया है, क्योंकि कितने देर के लिए लिखा है, इतने समय के लिए रखा है। चेंज कितना हुआ, इतना था। ठीक है, पहले कितना था 0, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फ्लक्स कितना हो गया, इतना हो गया। टाइम कितने तक रखा, इतने टाइम तक रखा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब इसके बाद में अब निकालेंगे क्या, इससे आई निकालेंगे। ठीक है, आई कितना होता है वो देखते हैं। आई इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन बाय आर, तो -4.8 इंटू 10⁻⁻, डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइडेड करोगे तो -4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, चार्ज, कि चार्ज जो है वो कितना होगा, है ना, उसकी बात मुझे करनी है। तो चार्ज कितना होगा, तो मेरे पास करंट है, तो करंट से चार्ज कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा dq इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, आई कितना है, ये रहा -1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू जो आएगी आपके पास ये जाएगी 1.44 इंटू 10⁻³ और कुलाम। ठीक है, विद माइनस साइन। माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन ये कर रहा है कि भाई ये जो है क्या है, अपोजिट है ना। चलिए, करंट जो है वो क्या है, इसकी अपोजिट। और खाली चार्ज की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1.44 इंटू 10⁻³ कुलाम। यानी कि जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कितना होगा 1.44 इंटू 10⁻³ किसमें, इसकी मॉड्यूलस की फॉर्म में। अगर नेचर की बात नहीं करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपने देखा ही है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीजें आएंगी यहाँ से, सिर्फ आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफी है, ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए। अच्छा, इसमें एक दो कंडीशन में और कर देता हूँ, है ना, कि मैंने अभी तो आपका लेंज का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लेंज के लॉ पे अपन चलते हैं और उससे देखते हैं, है ना। कि मान लीजिए कोयल है, समझना इस चीज को कि आपके पास क्या है, लेंज लॉ पे कर रहे हैं हम क्वेश्चन, है ना। किस पे चल रहे हैं, लेंज लॉ पे कर रहे हैं। लेंज लॉ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने इसमें तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि एक ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं, है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। कि मान लीजिए आपके पास कोयल है, ठीक है, ये क्या है, कोयल है। इस कोयल के पास में आप क्या करते हैं, एक मैग्नेट को रखते हैं NS, ठीक है, एक मैग्नेट को रखते हैं। अब क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव करवाते हैं इस डायरेक्शन में। जब ये स्टेबल है और ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब मूव करेगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी, इसमें से चेंज होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर चेंज होगी तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा, इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका समझना कि जब इसके एन पास में आ रहा है ना, एन इसके पास में आ रहा है, तो ये कोयल चाहती है कि ये पास में, भाई किसके कारण से ये उत्पन्न हो रही है इसमें ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है या फिर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो इस कोयल के या फिर इस मैग्नेट के मूव करने की वजह से। जब मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है और ये चाहती है कि मैग्नेट को क्या करे, रोके, इस कारण को रोके जिससे वो उत्पन्न हो रही है ना, उस कोज को रोके जिससे क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर ये एन है ना, तो इस एन को क्या करना चाहिए, रिपल। क्या करना चाहिए भाई, ये पास में आ रहा है तो इसको क्या करे, रिपल करे ताकि ये पास में नहीं आए। तो इसको रिपल करे, इसका मतलब ये सीधा किस तरह से काम करना चाहिए, ये करना चाहिए एन की तरह काम करना चाहिए। तो एन बना दीजिए, यहाँ पे बना दिया, ये एरो लगा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी इसमें, इस तरह से होगी। ठीक है, अगला
यही है आपके पास मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को क्या करना है, ये मान लीजिए इधर जा रही है, ठीक है, तो उसके उधर जाने की वजह से भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगे। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होगी तो ये क्या चाहता है कि वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज नहीं हो। चेंज कब नहीं होगी, जब ये मूव नहीं करे। मूव कब नहीं होगा, जब इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे। भाई ये दूर जा रहा है तो क्या करेगा, तू भाई दूर मत जा यहीं रहे, तो उसको क्या करके अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये किसकी तरह काम करे, एस की तरह काम करे। तो एस बना दीजिए। तो क्या डायरेक्शन होगी करंट की, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इसका उल्टा कर लीजिए। ठीक है, उल्टा क्या कर ले, एस इस तरफ है, एन इस तरफ है, ये पास आ रहा है। ठीक है, एस पास आ रहा तो ये क्या करेगा, एस को पास नहीं आने देना है, इस मैग्नेट को पास नहीं आने देना। पास नहीं आने देना इसका मतलब अपोज करना है। ठीक है, क्या करना है, रिपल करना है। रिपल कैसे करेंगे, जब ये भी किसकी तरह काम करें, एस की तरह काम करें। तो इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर आ जाइए। अब ये दूर जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा तो क्या होना चाहिए कि ये इस दूर जाने का क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। कब करेगा, जब ये किसकी तरह करे, इसको अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट कब करेगा, जब किसी तरह बिहेव करे, एन की तरह। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। आ रहा समझ में, कोई समस्या नहीं है ना इसमें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इसका ये बन गई 4 सिचुएशन। 4 सिचुएशन में और बना सकता हूँ, उसके लिए आप देखना कि अब ये मूव कर रही है, क्या कर रही है, ये जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये स्टेबल है मैग्नेट, तब क्या होगा इसकी डायरेक्शन, वो आप बताइए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में कि अगर ये स्टेबल है, मैग्नेट क्या है, स्टेबल। भाई मैग्नेट स्टेबल है और क्या कर रहा है, ये कोइल जो है ये मूव कर रही है। कोइल क्या कर रही है, पहले ऐसे मूव कर रही है, फिर ऐसे मूव कर रही है, फिर ऐसे मूव कर रही है और फिर ऐसे मूव कर रही है। तो इनके लिए आपको क्या निकालनी है, ये सिचुएशंस फाइंड आउट करनी है कि ये सिचुएशंस क्या होगी। ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और बना के देखना है क्या है सिचुएशन। ये ठीक है, ये कोइल हो गई। इस कोइल में अब कोइल मूव कर रही है, तो इसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर अब जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, उसके अंदर हम ये देखेंगे इन सब का जो भी लेंज और फेराडे के लॉ है, इन फेराडे के लॉज का यूज करके जो बहुत सारी सिचुएशंस बनती है जहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूले जो है वो आपको पूछे जाते हैं, उसकी हम बात करेंगे। जब कोई एक मतलब कुल मिला के क्या है कि जैसे जो भी सिचुएशंस होगी, रोटेशन की सिचुएशंस हम लेंगे, मूव जब कोई कंडक्टर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लगेगा उसमें करंट होनी चाहिए, वो कंडीशन लेंगे। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।